अतुल चौहान है और मैं आप लोगों को 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 1.5 है। इससे पहले जो हमने 4 वीडियोस बनाई इकोनॉमिक्स के कंटेंट की, अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ना है जो इन क्लासेस से पहले कवर हो चुके हैं तो हमारी पहले वाली वीडियोस पर जाइए। आज इस क्लास में जो हम कंटेंट कवर करेंगे वो है हमारा सबसे पहला टॉपिक इन्वेस्टमेंट, दूसरा टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन और इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स, और तीसरा टॉपिक इस चैप्टर के कुछ मिसलेनियस टर्म्स होंगे। आज का जो कंटेंट हमारा सबसे पहला आता है, ये आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को निवेश कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे फ्यूचर में एक रिटर्न मिले, मुझे फ्यूचर में एक प्रॉफिट मिले, तो मुझे उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आज एक अमाउंट अपने बिजनेस में लगाना होगा। अगर मैं आज एक पैसा बिजनेस में लगा देता हूं या मार्केट में कहीं भी लगाता हूं तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब एग्जांपल के लिए मेरा एक बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस के अंदर मशीन्स परचेज करी, बट मुझे पता है मशीन मेरे लिए एक फिक्स एसेट है क्योंकि मैं इससे अपने बिजनेस को रन करता हूं। मशीन एक स्थायी संपत्ति होती है। कोई भी ऐसी एसेट जो बिजनेस को रन करने के लिए यूज करी जाएगी वो हमारे लिए हमारी फिक्स एसेट होगी। और अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर इन फिक्स एसेट की बात करूं तो इनको दोबारा से बेचा नहीं जाता, इनसे हमारे बिजनेस को रन किया जाता है, चलाया जाता है। अगर मैं अपने बिजनेस में अपनी फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं, मशीन खरीदी, फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर ऐसी एसेट्स को परचेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं जिससे मेरा बिजनेस रन होगा, या सिंपल लैंग्वेज में फिक्स एसेट को परचेज करने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट। बट अगर मैं कहता हूं मैं अपने बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री परचेज करता हूं, स्टॉक, और उसे बनाता हूं, मार्केट में बेच देता हूं, तो इसका मतलब इससे भी मेरा बिजनेस तो चल रहा है बट ये रीसेल पर्पस के लिए है। अगर मैं अपने स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो कहलाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को माल सूची निवेश कहा जाता है, जबकि फिक्स इन्वेस्टमेंट को स्थिर निवेश कहा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स एंड सेकंड आता है तुम्हारा इसमें इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्योंकि ये हमारे बिजनेस के स्टॉक को बढ़ा रहा था तो इस इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज होता है किसमें? स्टॉक में। तो मैं ये भी कह सकता हूं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक को रेफर करता है। ठीक है, पहला कंटेंट आज का ये है इन्वेस्टमेंट। सेकंड कंटेंट ये आता है डेप्रिसिएशन। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया पहले हमने पढ़ा गुड्स, फिर आपने पढ़ाने लगे इन्वेस्टमेंट और फिर आप पढ़ाने लगे डेप्रिसिएशन। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक नहीं करते? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं, तीनों टॉपिक का दूर दूर से आपस में कोई मतलब नहीं है। हम ये एक्चुअल में क्यों पढ़ रहे हैं आप थोड़ा ध्यान देंगे तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्लास हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बट फर्स्ट क्लास के बाद जितने भी टॉपिक हमने पढ़े फर्स्ट चैप्टर के, वो सारे के सारे कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं। इंट्रोडक्शन एंड सम बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं मैक्रो के। मुझे पता है कि जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ूंगा तो नेशनल इनकम में बार बार एक वर्ड आएगा इन्वेस्टमेंट। तो जब तक मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं पता होगा तब तक मैं नेशनल इनकम कैसे पढ़ सकता हूं? तो मुझे इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पहले इन्वेस्टमेंट को पढ़ना होगा। जब मैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करूंगा तो बार बार एक टर्म आएगा डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास बोलते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगी तब तक मैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे डेप्रिसिएशन भी पढ़ना होगा, और अगर डेप्रिसिएशन पढ़ना है तो डेप्रिसिएशन से सिमिलर कुछ टर्म्स भी हैं, इसलिए हमने उसको उनके साथ ऐड कर दिया। इसलिए हम अभी इस टॉपिक के अंदर जितने भी टर्म्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास कहते हैं। कैपिटल लॉस, इसको हम पूंजीगत हानि कहते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, प्रत्याशित अप्रचलन और अप्रत्याशित अप्रचलन, ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। इनका मीनिंग क्या होता है? देखो, इन सभी का मीनिंग अगर मैं बताऊं तो इन सभी का मीनिंग सिर्फ एक ही है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। मैं एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं मेरे बिजनेस में एक मशीन थी, उस मशीन की वैल्यू अगर घट जाती है तो घटने का रीजन इनमें से कोई भी हो सकता है। हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर उसकी वैल्यू घटी है, अगर उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है तो वो किन रीजंस की वजह से हुई। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू, किस रीजन की वजह से वो वैल्यू इनकी डिक्रीज हो रही है? सबसे पहले यूज ऑफ इट, अगर हम उसका यूज करते हैं, एग्जांपल के लिए मैं मशीन को अपने बिजनेस में प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज कर रहा हूं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में परमानेंट बेसिस पर मेरी मशीन चलती है,
जब मशीन चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है मशीन की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। आज मेरी मशीन 1 लाख रुपए की मैंने परचेज करी, 1 साल बाद मुझे पता लगा 1 साल में उसकी 5,000 रुपए वैल्यू घटी है, और अगर 1 साल में उसकी 5,000 वैल्यू घटेगी तो साल के एंड में उसकी वैल्यू 95,000 रुपीज हो जाएगी। ये जो 5,000 रुपीज का रिडक्शन हुआ है उस फिक्स एसेट की वैल्यू में, इसी को नाम दिया जाता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के बारे में स्पेशली ये चीज ध्यान रखना, हमारा 12th क्लास के सिलेबस में डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें बार बार चैप्टर्स में यूज करना है। फिक्स एसेट की वैल्यू अगर उसके यूज की वजह से घटती है तो उसको डेप्रिसिएशन का नाम दिया जाता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या मैं उस मशीन को यूज नहीं, अगर मैं उस मशीन को यूज नहीं करता, मैंने 1 साल यूज करा तो उसकी वैल्यू 95,000 होगी, मैं मशीन खरीद कर लाया 1 लाख रुपए की, 1 साल तक मैंने मशीन को ऐसे ही रखा, क्या उसकी वैल्यू घटेगी? तो इसका आंसर है हाँ, उसकी वैल्यू फिर भी घटेगी। जो वैल्यू अब घट रही है, लॉस तो ये भी हुआ, रिडक्शन तो ये भी हुआ, और ये वाला जो रिडक्शन है वो किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने उसको यूज नहीं किया। और जब किसी एसेट की वैल्यू उसके यूज ना करने की वजह से घटती है तो इसी को नाम दिया जाता है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को हम हिंदी में पूंजीगत हानि कहते हैं। क्लियर है? थर्ड कंसेप्ट आता है हमारा इसमें, जिसको हम नाम देते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। आज मैंने एक मशीन खरीदी, 2020 चल रहा है, मुझे पता है आने वाले टाइम में नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती रहती है, मॉडिफिकेशन मॉडर्नाइजेशन चलता रहता है। बाद में पता लगा उस मशीन के कंपैरिजन में जो मेरे पास है एक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई। मेरे मशीन की जो वैल्यू है ना, उस टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में कम मानी जाएगी, घट जाएगी। क्यों घटी? मॉडर्नाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से। दूसरा, कंज्यूमर की डिमांड के पैटर्न टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अब कंज्यूमर की डिमांड ऐसे चेंज हुई, कंज्यूमर करंट डिमांड पर नहीं रहते, कुछ मॉडिफाइड चीजों को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब आज डिमांड के पैटर्न चेंज होने की वजह से भी हमारी टेक्नोलॉजी की वैल्यू, हमारी मशीन्स की वैल्यू या हमारी एसेट्स की वैल्यू घट सकती है। 2 रीजन ऐसे हैं जो मैं मानता हूं हो सकते हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड है। टेक्नोलॉजी चेंज, हाँ भाई पॉसिबल है। डिमांड का पैटर्न में चेंज, हाँ भाई पॉसिबल है। पहले चौक पर पढ़ाया जाता था, मार्कर से पढ़ाया जाता है, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं उन पर पढ़ाया जाता है। एक्चुअल में ये क्या है? चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। टेक्नोलॉजी में चेंज होता जा रहा है, डिमांड के पैटर्न लोगों के चेंज होते जा रहे हैं। ये रीजन एक्सपेक्टेड है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फ्यूचर में हमारे चेंजेस आएंगे और ज्यादा। तो ये एक्सपेक्टेड रीजंस को जब हम अप्लाई करते हैं तो इन एक्सपेक्टेड रीजन की वजह से भी हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू घट जाती है। और अगर फिक्स एसेट की वैल्यू इन एक्सपेक्टेड रीजन की वजह से घटती है तो कहा जाता है वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्याशित अप्रचलन। बट कभी कभी हमारी एसेट्स की वैल्यू कुछ अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से घटती है। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है, नेचुरल डिजास्टर आया और उस नेचुरल डिजास्टर की वजह से बाढ़ आई थी, कोई भूकंप आया था, कुछ भी ऐसा हुआ, उसकी वजह से हमारे बिजनेस में थोड़ा तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से मशीन्स हमारी काफी डैमेज हो गई। मशीन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे भी मशीन्स की वैल्यू घटेगी। और जब मशीन की वैल्यू घटेगी तो यहां भी क्या हुआ? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू तो घटी, बट क्या मुझे पहले से पता था कि भूकंप की वजह से मेरी एसेट्स की वैल्यू घटने वाली है? बाढ़ आएगी और मेरी एसेट्स उसमें डूब जाएगी तो इस वजह से उसकी वैल्यू घटने वाली है? नहीं, ये एक अनएक्सपेक्टेड रीजन है, इसलिए इसको नाम दिया गया किस चीज का? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। हमारे पास 2 तरीके का ऑब्सोलिसेंस है। एक होता है एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड रीजन की वजह से होगा, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसेट की वैल्यू इसकी वजह से घट सकती है। बट एक रीजन होता है अनएक्सपेक्टेड, हमें नहीं पता ये कब आने वाला है, इसमें कब इसकी वजह से वैल्यू घटेगी, तो इसलिए इसे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का नाम दिया गया। ये दोनों ही कंसेप्ट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों ही मिलकर ऑब्सोलिसेंस को मनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट जो आज का हमारा था इन्वेस्टमेंट, ये वाला जिसमें हमने 2 टाइप पढ़े, एक था हमारा फिक्स, दूसरा था हमारा इन्वेंटरी। दूसरा हमने पढ़ा इसमें डेप्रिसिएशन और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। ये दोनों कंसेप्ट के बाद अगर मैं बोलूं तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट स्टार्टिंग का जो हमने ये कंसेप्ट लिखे हैं बेसिक वाले सारे कंप्लीट हैं। कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं जो मैंने यहां पर लिख दिए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको हम शॉर्ट में DRF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है ये क्या होता है? हमें पता है हमें डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस होगा। भाई ये हमारा डेप्रिसिएशन था, यहां पर ये जो हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा,
इस डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई थी, घटी थी, तो मुझे तो लॉस हुआ। अगर मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में लॉस होगा तो मुझे आज उसके लिए एक सेविंग बनानी होगी, मुझे आज उसके लिए एक अमाउंट रिजर्व करना होगा। डेप्रिसिएशन से होने वाले लॉसेस को, मूल्यह्रास से होने वाली हानियों को कवर करने के लिए हम आज अपनी सेविंग्स बनाते हैं, आज अपने रिजर्व्स बनाते हैं, और यही रिजर्व कहलाते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये ऐसे रिजर्व फंड है जो डेप्रिसिएशन से होने वाले लॉसेस को कवर करते हैं। ठीक है, सेकंड कांसेप्ट आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्रॉस और नेट। अगर मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने से मुझे क्या मिल जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट्स पता करना चाहता हूं तो इन्वेस्टमेंट को दो फॉर्म में देखा जा सकता है, एक फिक्स है और एक इन्वेंट्री है। बट अगर मैं फिक्स और इन्वेंट्री दोनों की वैल्यू को आपस में सम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है, इन्वेस्टमेंट चलो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने इसको नाम दिया, पर हमने इसको ग्रॉस क्यों कहा, हमने इसको नेट क्यों नहीं कहा? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने आज एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, एक साल बाद उसकी वैल्यू घटी 95,000 रुपए हो गई, तो 5,000 रुपए वैल्यू घटी, क्यों? क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लगा। 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो है उसकी ग्रॉस वैल्यू, 95,000 जो वैल्यू है वो है उसकी नेट वैल्यू। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को हटाना होता है। तो सेम यहां पर है, अगर मैं अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना चाहता हूं तो मुझे फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को सम अप करना होगा, जोड़ना होगा। बट अगर इन दोनों को जो मैंने जोड़ दिया तो मुझे तो अभी ग्रॉस मिली है ना, और अगर मैं इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देता हूं, मूल्यह्रास को माइनस कर देता हूं, तो मुझे जो इन्वेस्टमेंट मिलती है वो कहलाती है कौन सी? नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? थर्ड टॉपिक हमारा यहां पर कवर होता है। फोर्थ आता है तुम्हारा इसमें मिसलेनियस टर्म्स में डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। गवर्नमेंट कहती है कि तुम जब आज प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट बजट बनाती है फ्यूचर के लिए, तो गवर्नमेंट पहले से एक स्टॉक को मेंटेन करके चलती है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इतना स्टॉक है जो मेंटेन रहना चाहिए। गवर्नमेंट का डिजायर्ड स्टॉक है। गवर्नमेंट कह रही है कि मान लो हमें 1 लाख यूनिट्स बनानी है, तो 1 लाख क्या है? बनानी है, ये डिजायर्ड है। बट कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर जो स्टॉक का लेवल है, उसकी जो डिमांड है वो उसके डिजायर्ड से ज्यादा नजर आती है। एग्जांपल के लिए हमने 1 लाख यूनिट्स के लिए बोला था कि 1 लाख हमारा डिजायर्ड लेवल है, बट 1 लाख से ज्यादा की अगर इकोनॉमी में डिमांड आने लग जाए तो वो एक अनडिजायर्ड लेवल हो जाता है। ये हमारे 5 कंसेप्ट छोटे छोटे जो है जो हमने मिसलेनियस टर्म्स में लिखे हैं। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और कुछ मिसलेनियस टर्म्स के बारे में पढ़ा। हमारा स्टार्टिंग का जो बेस था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हैं, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो सबसे मेन क्लास है, वो है नेशनल इनकम। इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर मैं कंटेंट बताऊं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे लेंथी चैप्टर सिर्फ नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश कीजिए हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनको शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।